तो हम मुख्य क्रम के लक्षण के बारे में बता रहे हैं और कहते हैं कि प्रधान क्रमेण यो अंगानाम क्रम है स मुख्य क्रम है। कि प्रधान क्रमेण मतलब प्रधान क्रियाओं के क्रम के अनुसार जो अंगानाम क्रम है, उन प्रधान क्रियाओं के जो अंग होंगे उन अंगों का क्रम निश्चित किया जाएगा। मतलब प्रधान क्रियाओं के क्रम के अनुसार जो अंग क्रियाओं का क्रम होता है, निश्चित किया जाता है, उसे ही मुख्य क्रम कहते हैं। ठीक है, मतलब मुख्य क्रम के द्वारा अंग क्रियाओं के क्रम का निर्णय होता है। अंग क्रिया का मतलब, मुख्य क्रम का मतलब है मुख्य क्रियाओं का क्रम। ठीक है, जो मुख्य क्रियाएं हैं मतलब जो मुख्य याग हैं, प्रधान याग हैं, और जो क्रम मुख्य क्रियाओं का होगा, प्रधान क्रियाओं का होगा, प्रधान यागों का होगा, वही क्रम उन क्रियाओं से, उन क्रियाओं के, उन यागों के अंगों में भी होगा। आगे कह रहे हैं ये नहीं क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते तेनैव क्रमेण तेषाम अंगानि अनुष्ठीयन्ते। यदि जिस क्रम से प्रधान क्रियाओं को किया जाता है, उसी क्रम से यदि हम उनके अंग क्रियाओं को भी करेंगे, अंग क्रियाओं का भी यदि उसी प्रकार अनुष्ठान किया जाएगा, तब जाके क्या होगा, सर्वेषाम अंगानाम स्वः स्वः प्रधानैहि तुल्यम व्यवधानम भवति। सभी अंग क्रियाओं का, जितने भी अंग क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का अपने अपने प्रधान क्रियाओं से तुल्य व्यवधान होगा। तुल्य व्यवधान का मतलब समान दूरी होगी। व्यवधान का मतलब दूरी, मतलब यज्ञ करने के क्रम में एक चीज निश्चित की जाती है कि क्रम क्या हो यज्ञ क्रियाओं का, ठीक है, और उन क्रियाओं के अंगों का क्रम क्या हो। अब जब क्रम पता होगा तो ही यज्ञों में प्राशुभाव आ पाएगा, यज्ञों में शीघ्रता हो पाएगी। नहीं तो एक क्रिया कर दे और उसके बाद हम ये सोचेंगे कि अब दूसरी क्रिया कौन सी करें, कब करें, तो इसमें बहुत सारा टाइम निकल जाएगा और एक ही यज्ञ हमारा बहुत समय तक चलता रहेगा। इसलिए क्रम पता होना चाहिए ताकि एक क्रिया के समाप्त होते ही तुरंत दूसरी क्रिया को शुरू किया जाए। तो यदि हमें क्रम पता होगा मुख्य क्रियाओं का, तो उसके अंगों का क्रम भी वही होगा, और अंगों का क्रम जब होगा तो उसमें क्या होगा, समान व्यवधान होगा। जितनी दूरी, जितनी देरी एक मुख्य क्रिया से दूसरी मुख्य क्रिया की होगी, उतनी ही दूरी एक मुख्य क्रिया के अंग की और दूसरे मुख्य क्रिया के अंग की होगी। इससे ये फायदा होगा मुख्य क्रम लक्षण से। इसलिए मुख्य माने प्रधान क्रिया, उस प्रधान क्रिया के क्रम के अनुसार ही अंग क्रियाओं का क्रम निर्धारित करना कहलाता है मुख्य क्रम लक्षण के द्वारा क्रम निर्धारित करना। ठीक है, अब इसको और अच्छी तरह से समझते हैं, छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जो कि इसी में आगे समझाया गया है बहुत अच्छी तरह से। उसको पहले संक्षेप में समझते हैं। मान लीजिए पहला यज्ञ है आग्नेय यज्ञ और दूसरा यज्ञ है ऐन्द्र यज्ञ। तो क्रम के अनुसार पहला स्थान आता है आग्नेय का और दूसरा स्थान आता है ऐन्द्र याग का। अब जो हवन के बाद जो घी बचता है उसको, उसका सवन करने के लिए, ठीक है, उसको भी चढ़ाने के लिए पहला जो स्थान आएगा क्रम के अनुसार, पहला स्थान, क्योंकि पहले आग्नेय याग का है तो पहले आग्नेय के ऊपर घी का सवन किया जाएगा। उसके बाद दूसरा स्थान क्योंकि ऐन्द्र का है तो उसके बाद दूसरे, मतलब कि दूसरी क्रिया जो होगी ये अंग क्रियाएं हो गई। ठीक है, ये उस यज्ञ से यज्ञ की अंग क्रियाएं हो गई, क्योंकि आग्नेय यज्ञ के ऊपर जो वहाँ पे सामग्री उसके ऊपर पहले घी का सवन होगा तो ये आग्नेय से संबंधित हो गया। उसके बाद दूसरा ऐन्द्र याग है तो आग्नेय यज्ञ में सवन करने के बाद दूसरा स्थान ऐन्द्र याग का आएगा और ऐन्द्र याग में सवन किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या स्थिति बनी कि पहला यज्ञ क्या है आग्नेय, दूसरा यज्ञ क्या है ऐन्द्र, और क्रियाओं में जब उनके अंगों की क्रियाओं की बात आ रही है तो पहला स्थान किसका आ रहा है आग्नेय यज्ञ की क्रिया का, ठीक है, अंग क्रिया का, और दूसरा स्थान किसका आ रहा है ऐन्द्र याग की अंग क्रिया का। तो यहाँ पर इस आग्नेय यज्ञ में, मुख्य रूप से आग्नेय यज्ञ में और इस आग्नेय यज्ञ की क्रिया में, ठीक है, आग्नेय यज्ञ में पहला और आग्नेय यज्ञ की क्रिया में एक का व्यवधान है, ऐन्द्र याग का व्यवधान है, ठीक है, और वहीं ऐन्द्र याग में और ऐन्द्र याग की क्रिया में यहाँ पर भी आग्नेय यज्ञ की अंग क्रिया का व्यवधान है। तो क्या हुआ, समान व्यवधान हुआ। पहले याग में और उसकी अंग क्रिया में एक का व्यवधान है, समान व्यवधान। दूसरे याग में और उसकी अंग क्रिया में भी समान व्यवधान है, एक का व्यवधान। तो इसी समान व्यवधान का निर्धारण किससे हुआ है, मुख्य क्रम लक्षण से हुआ है, क्योंकि मुख्य क्रिया का जो क्रम होगा वही क्रम जो है उनकी अंग क्रियाओं का भी होगा। इसी बात को अब आगे बताते हुए कह रहे हैं कि व्युत्क्रमेण, ठीक है, तुल्यम व्यवधान समझ गए, व्युत्क्रमेण अनुष्ठाने
केषांचिद अंगानाम स्वयं प्रधानई अत्यंतम अव्यवधानम। यदि हम मुख्य क्रम का जो है आगे पीछे कर देते हैं, मुख्य क्रम को नहीं मानते हैं, ठीक है, इस तरह से यदि हम इनके क्रम को नहीं मानते हैं, मान लीजिए हम क्या करते हैं, पहले आग्नेय यज्ञ था, दूसरा ऐन्द्र यज्ञ था, फिर आग्नेय यज्ञ की क्रिया थी, फिर ऐन्द्र यज्ञ की क्रिया थी, तो हम क्या करते हैं, ऐन्द्र यज्ञ को पहले रख देते हैं, फिर आग्नेय यज्ञ को करते हैं, और इसके तुरंत बाद तो आग्नेय यज्ञ की क्रिया है ही, और फिर ऐन्द्र यज्ञ की क्रिया है। तो इससे क्या होगा, आग्नेय यज्ञ और आग्नेय यज्ञ की अंग क्रिया एक साथ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों का व्यवधान हो जाएगा, दो, पहले आग्नेय यज्ञ का और फिर उसकी अंग क्रिया का व्यवधान आ जाएगा बीच में, ठीक है, ऐन्द्र यज्ञ में और उसकी अंग क्रिया में। तो ये कह रहे हैं कि यदि हम व्युत्क्रम करें, यदि हम इस क्रम को नहीं माने, तो उससे क्या होगा, केषांचिद अंगानाम कुछ अंग जो हैं वो अपने प्रधान क्रिया से, कुछ अंग क्रियाएं अपनी प्रधान क्रिया के बिल्कुल अव्यवधान रहित हो जाएंगी, मतलब उनके बीच में किसी तरह का व्यवधान रहेगा ही नहीं, जैसे कि आग्नेय यज्ञ में और आग्नेय यज्ञ की अंग क्रिया में। और केषांचिद अत्यंतम व्यवधानम शात, कुछ यज्ञों में अत्यंत व्यवधान हो जाएगा, जहाँ पर एक एक का व्यवधान होता है वहाँ पे दो दो का व्यवधान हो गया। देखिए ऐन्द्र याग में और उसकी यज्ञ क्रिया में दो बीच में दो क्रियाओं का व्यवधान हो गया। तो कहीं तो व्यवधान बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और कहीं व्यवधान ज़्यादा हो जाएगा, जो कि अयुक्त होगा, तच्च अयुक्तम। क्यों अयुक्त क्यों होगा, क्योंकि प्रयोग विधि अवगत साहित्य बाधा पत्ते है। प्रयोग विधि ने हमें ये बताया है कि हमें प्राशुभाव रखना चाहिए, मतलब शीघ्रता रखनी चाहिए, क्रम पता होना चाहिए, ठीक है। प्रयोग विधि किसी प्रकार की विधि का वर्णन तो नहीं करती, लेकिन वो ये बताती है कि यज्ञों के अनुष्ठान के क्रम में, क्रियाओं के क्रम में प्राशुभाव होना चाहिए, शीघ्रता होनी चाहिए, ताकि क्रम पता होगा तो यज्ञ जल्दी संपन्न होगा। यदि क्रम नहीं पता होगा और हम व्युत्क्रम कर देंगे, क्रम को आगे पीछे कर देंगे, तो उससे क्या होगा, देरी लगेगी, जो कि जिसमें कोई प्रमाण है नहीं। कोई भी विधि ऐसी नहीं कहती कि इस यज्ञ को करने में इतनी देर लगनी चाहिए या इस क्रिया के बाद इतनी देर रुकना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी प्रमाण नहीं है, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। तो इससे अच्छा ये है, जबकि इसके विषय में प्रमाण मिलते हैं कि प्रयोग विधि हमें ये बताती है कि हमें प्राशुभाव रखना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। तो प्रयोग विधि से यह स्पष्ट होता है, अवगत साहित्यम, अवगत हमको ये चीज़ पता चलती है कि बाधा पत्ते है, कि यदि हम इसके क्रम का व्युत्क्रमण कर देंगे, इसके क्रम को हटा देंगे, तो बाधा उत्पन्न होगी, यज्ञ में बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है। बाधा कैसे उत्पन्न होगी, देर लग जाएगी। कैसे देर लग जाएगी, क्योंकि एक क्रिया के अंग दूसरी क्रिया के बीच में हमें दो दो चीज़ों का व्यवधान हो जाएगा, ठीक है। एक मुख्य क्रिया का जो अंग दूसरी क्रिया है उसके बीच में हमें दो तीन अन्य क्रियाओं का व्यवधान होने लग जाएगा, इससे इस यज्ञ को संपन्न होने में देर लग जाएगी। लेकिन यदि हम उसी क्रम के अनुसार चलते हैं जो कि मुख्य क्रम हमें बता रहा है, तो हमें कोई देर भी नहीं लगेगी, और क्या होगा, साथ साथ में उन यज्ञों का आपसी क्रम भी बना रहेगा, समान क्रम बना रहेगा, समान व्यवधान वाला क्रम बना रहेगा। एक क्रिया से दूर उसका अंग क्रिया है और दूसरी मुख्य क्रिया से दूर उसकी अंग क्रिया होगी, तो दोनों के बीच में समान व्यवधान बना रहेगा, कोई ज़्यादा नज़दीक और कोई ज़्यादा दूर नहीं संपादित की जाएंगी क्रियाएं। अब इसी बात को, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार इसको और अच्छी तरह से यहाँ पर समझते हैं। संस्कृत में इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर पहले इसको समझ जाते हैं कि स्थिति क्या है। ऐन्द्र याग और आग्नेय याग जो है, ये दर्श याग के, दर्श पौर्णमास में जो दर्श याग होता है उसके जो प्रधान याग है, ठीक है। अब दर्श पौर्णमास जो प्रकरण है उसमें ये एक विधि है कि प्रयाज शेषेण हवींश अभिघारयति, ये एक वहाँ पर विधि है। इसका मतलब ये है कि प्रयाज अनुष्ठान से बचे हुए घी के द्वारा हव्यों के छिड़काव का विधान किया जाएगा। कि प्रयाज मतलब यज्ञ के द्वारा, जो यज्ञ के बाद जो बचा हुआ घी है, अनुष्ठान के बाद बचा हुआ घी है, उस घी के बाद जो हवी होंगी, यज्ञ में जो हवन में चढ़ाने जाने वाली जो हवी है, उस हवी के छिड़काव का विधान किया जाएगा, उस घी के द्वारा उस हवी का छिड़काव किया जाएगा, ठीक है। अब दर्श याग में तीन हवी हैं। पहली हवी है आग्नेय पुरोडाश, दूसरी हवी है ऐन्द्र दधि, और तीसरी है ऐन्द्र पयस दूध, ठीक है। तो पहला स्थान किसका है, आग्नेय पुरोडाश का। अब यहाँ पर स्थिति ये होती है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब प्रयाज के करने के बाद जो शेष जो हवि बचेगी, अतएव इसलिए प्रयाज शेषेणादौ आग्नेय हविषो, आग्नेय का जो आग्नेय पुरोडाश हवि है उसमें पहले अभिघारण होगा, क्योंकि क्रम के अनुसार पहले वही आता है, ठीक है। पहले आग्नेय आता है, फिर ऐन्द्र यज्ञ आता है।
उसके बाद ऐन्द्रस्य दधनः, जो ऐन्द्रस्य दधनः मतलब ऐन्द्र दधि, उसके बाद जो ऐन्द्र दधि जो हवि है उसमें उस घी का अभिगारण होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आग्नेय ऐन्द्र यागयोः पौर्वापर्य भावात, क्योंकि आग्नेय यज्ञ जो है, आग्नेय याग जो है वो ऐन्द्र याग से पहले आता है। मतलब आग्नेय यज्ञ में और ऐन्द्र यज्ञ में पौर्वापर्य भाव होने से, पहले और बाद में होने का भाव, पहले और बाद में होने का क्रम होने से पहले आग्नेय यज्ञ में होगा उसका अभिगारण बचे हुए घी का, और फिर ऐन्द्र याग में होगा। तो दो क्रियाएं और हो गई। पहले हुआ आग्नेय याग, फिर हुआ ऐन्द्र याग, और जब बचा हुआ घी था उसका हवि में जो है अभिगारण करना था, तो पहले होगा आग्नेय पुरुडाश में घी अभिगारण करने की अंग क्रिया, और फिर दूसरा होगा ऐन्द्र याग की हवि में बचे हुए घी का अभिगारण करने वाली अंग क्रिया। तो इस तरह से वही स्थिति होगी। पहले होगा आग्नेय यज्ञ, ठीक है, आग्नेय याग की मुख्य क्रिया होगी, फिर ऐन्द्र याग की मुख्य क्रिया होगी, फिर आग्नेय हवि में बचे हुए घी का अभिगारण करना उसका जो अंग क्रिया होगी, और फिर चौथे नंबर पे जो ऐन्द्र याग है उसको, उसकी हवि में बचे हुए घी का अभिगारण करना नाम की जो अंग क्रिया है वो चौथे नंबर पर होगी। तो यहाँ पर पहले क्या हो रहा है? आग्नेय यज्ञ हो रहा है। और क्रियाओं की जब बात आ रही है अंग क्रियाओं की, तो पहले क्या हो रहा है? आग्नेय यज्ञ की हवि में घी का अभिगारण। दूसरे नंबर पे क्या है? ऐन्द्र याग। और मुख्य क्रियाओं की बात हो रही है तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? ऐन्द्र याग की हवि में घी का अभिगारण। तो यहाँ पर क्या है कि आग्नेय यज्ञ में और आग्नेय यज्ञ की अंग क्रिया में एक का व्यवधान है, बीच में एक क्रिया जो दो है इसका व्यवधान है। उसी प्रकार ऐन्द्र याग में और ऐन्द्र याग की अंग क्रिया में यहाँ पर भी एक का व्यवधान है, बीच में आग्नेय यज्ञ की अंग क्रिया का व्यवधान है। तो इसका मतलब ये है कि समान व्यवधान है, मतलब पहले यज्ञ और उसके अंग क्रिया में भी समान व्यवधान है, एक का व्यवधान है, बीच में एक क्रिया और आ रही है, और दूसरे यज्ञ और उसकी अंग क्रिया के बीच में भी एक का व्यवधान है, मतलब समान व्यवधान है, एक एक का समान दूरी है, एक एक की समान दूरी है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एवं च द्वयो अभिगारणयो, दोनों ही अंग क्रियाओं में अभिगारण करने में स्वस्व प्रधानेन, अपने अपने प्रधान से तुल्यम एकांतरितम व्यवधानम, तुल्य व्यवधान है, समान व्यवधान है, और एक एक के अंतर का व्यवधान है। ठीक है, एकांतरितम व्यवधानम, तुल्य माने समान है और एक एक के अंतर का व्यवधान है, जो कि ठीक है। लेकिन यदि हम व्युत्क्रम करते हैं, लेकिन यदि हम इनको क्रम को आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा? इससे आग्नेय हवि अभिगारण आग्नेय यागयो हो अत्यंतम अव्यवधानम। यदि हम ऐन्द्र को पहले कर दें, आग्नेय को बाद में करें, तो आग्नेय के तुरंत बाद आग्नेय की क्रिया भी आ जाएगी और फिर ऐन्द्र की क्रिया लास्ट में है ही। तो इससे क्या होगा? इन दोनों के बीच तो कोई व्यवधान ही नहीं बचा। ठीक है, ये मुख्य क्रिया हो गई और ये उसकी अंग क्रिया हो गई, ये दोनों एक साथ आ गए। तो व्युत्क्रम करने पर आग्नेय यज्ञ में और उसके हवि के अभिगारण करने में क्या होगा? आग्नेय यागयो अत्यंत अव्यवधानम, इन दोनों में अत्यंत अव्यवधान हो जाएगा। मुख्य क्रिया में और उसकी अंग क्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान बीच में नहीं रहेगा, किसी प्रकार का की दीवार नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ गलती हो जाएगी। ऐन्द्र और दधि अभिधारण, ऐन्द्र याग में और ऐन्द्र दधि अभिगारण जो क्रिया हो रही है, इनके बीच में तो दोनों का व्यवधान हो गया, आग्नेय यज्ञ का भी और आग्नेय यज्ञ की अंग क्रिया का भी। ठीक है, तो मुख्य क्रिया का भी और मुख्य क्रिया का दोनों का व्यवधान हो गया। तो यहाँ पर एक जगह तो बिल्कुल ही व्यवधान नहीं रख रहे हो आप, और दूसरी जगह दो दो चीज़ों का व्यवधान आ जा रहा है। तो इससे क्या होगा? ऐन्द्र और उसकी जो अंग क्रिया है दधि अभिधारण, उन दोनों में द्वयंतरितम, ठीक है, दो क्रियाओं का व्यवधान हो जाएगा, जो कि तच्च अयुक्तम, जो कि अयुक्त है। इसीलिए हमें अयुक्त नहीं करना है, हमें युक्त काम करना है, हमें जो काम सही है वो करना है। समान व्यवधान को लेकर हम चलेंगे, एक में बिल्कुल भी व्यवधान नहीं, एक में दो दो तीन तीन चीज़ों का व्यवधान, ऐसा नहीं चलेगा। समान व्यवधान से समान क्रम के अनुसार काम चलेगा, और उस समान क्रम के बारे में हमें मुख्य क्रम से पता चलता है। तो इसीलिए मुख्य क्रम का अपना इस तरह का विशेष महत्व है। मुख्य क्रम हमें बताता है कि जो प्रधान क्रिया होंगी उनकी उन क्रियाओं की अंग क्रियाएँ भी समान क्रम से ही चलेंगी। ठीक है, और समान व्यवधान होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बता रहे हैं कि मुख्य क्रम जो है ये पाठक्रम से दुर्बल है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सामान्य बात है, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि जो पहले वाला क्रम होगा, ठीक है, जो पहले वाला होगा वो अपने बाद वाले से ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा बलवान होगा, और बाद वाला जो होगा वो अपने पहले वाले से
कम बलवान होगा, पहले वाले से ज़्यादा निर्बल होगा। और पाठ्यक्रम जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। क्रम के यदि 6 भेदों की बात करें तो तीसरे नंबर पे पाठ्यक्रम आता है, और मुख्य क्रम जो है वो 5वें नंबर पे आता है। तो इसकी सीधी सी बात ये है कि मुख्य क्रम जो है वो ज़्यादा निर्बल होगा, पाठ्यक्रम की अपेक्षा दुर्बल होगा। ठीक है, और पाठ्यक्रम जो होगा वो ज़्यादा बलवान होगा मुख्य क्रम की अपेक्षा, क्योंकि वो पहले आ रहा है। लेकिन फिर भी इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्यों निर्बल है पाठ्यक्रम की अपेक्षा जो मुख्य क्रम है। कह रहे हैं कि सच मुख्य क्रम है पाठ्यक्रमात् दुर्बल है। ये जो मुख्य क्रम नाम का जो भेद हमने अभी पढ़ा, ये पाठ्यक्रम से दुर्बल है। क्यों दुर्बल है? क्योंकि मुख्य क्रमो ही प्रमाणांतर सापेक्ष प्रधान क्रम प्रतिपत्ति सापेक्षतया विलंबित प्रतिपत्तिकः। तो मुख्य क्रम को पाठ्यक्रम की अपेक्षा दुर्बल मानने का कारण ये है कि मुख्य क्रम का आधार क्या है? प्रधान क्रियाओं की क्रम का ज्ञान। ठीक है, प्रधान क्रियाओं का क्रम क्या होगा, ऐसा ज्ञान जो है मुख्य क्रम का आधार है। और प्रधान क्रियाओं के क्रम का ज्ञान का आधार क्या है? अन्य प्रमाण है। ठीक है, प्रमाणांतर है। कौन सा है वो? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम हमें ये बताता है कि मुख्य क्रियाओं का क्रम क्या होगा, और जब पाठ्यक्रम हमें ये बताता है कि मुख्य क्रियाओं का क्रम क्या होगा, उसके बाद मुख्य क्रम हमें ये बताता है कि पाठ्यक्रम के अनुसार मुख्य क्रियाओं का क्रम ये है और इसकी अंग क्रियाओं का क्रम भी ये होगा। ठीक है, तो मुख्य क्रम का आधार एक तरह से कौन बन गया? पाठ्यक्रम बन गया। तो आधार से बड़ा आधेय थोड़ा ही होगा। ठीक है, तो मुख्य क्रम का आधार क्या है? प्रधान क्रियाओं के क्रम का ज्ञान। और प्रधान क्रियाओं के क्रम के ज्ञान का आधार क्या है? प्रमाणांतर, कोई दूसरा प्रमाण। दूसरा प्रमाण कौन सा प्रमाण है? वो तीसरे नंबर का प्रमाण, जो कि है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो पाठ्यक्रम जो है, तो पाठ्यक्रम क्या है? वो सापेक्ष है। किसके लिए? प्रधान क्रियाओं के क्रम के ज्ञान के लिए। ठीक है, और इसलिए पाठ्यक्रम से हमें प्रधान क्रियाओं के क्रम का ज्ञान ज़्यादा जल्दी हो जाता है। ठीक है, अप्रतिपत्ति सापेक्षतया हमें उसका ज्ञान, मुख्य क्रियाओं के क्रम का ज्ञान हमें पाठ्यक्रम से जल्दी हो जाता है, जबकि मुख्य क्रम से यदि हम प्रधान क्रियाओं के अंग का ज्ञान जानेंगे तो वो विलंब से होगा, क्योंकि मुख्य क्रम को भी पहले पाठ्यक्रम के पास ही जाना है। मुख्य क्रम भी पहले पाठ्यक्रम को पढ़ेगा और फिर वहाँ से जानेगा कि प्रधान क्रियाओं का क्रम क्या है, और फिर वो यहाँ पर बताएगा कि प्रधान क्रियाओं का क्रम ये है, इसके अंगों का क्रम भी ये होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ से मुख्य क्रम से क्या होगा? विलंब से हमें पता चलेगा। ठीक है, लेकिन पाठ्यक्रम जो है जल्दी बता देगा। इसीलिए पाठ्यक्रम जो है वो ज़्यादा सबल है मुख्य क्रम की अपेक्षा, और मुख्य क्रम जो है विलंब करने के कारण दुर्बल है पाठ्यक्रम की अपेक्षा। यानी पाठ्यक्रमस्तु निरपेक्ष स्वाध्याय पाठन क्रम मात्र सापेक्षतया न तथेति बलवान। मतलब पाठ्यक्रम क्या करता है? निरपेक्ष स्वाध्याय पाठ्यक्रम मात्र। ठीक है, उसका तो काम ही ये है कि उसका आधार क्या है? पाठ्यक्रम के अनुसार क्रमबोध का आधार क्या है? वेद पठित वाक्यों का क्रम। ठीक है, तो स्वाध्याय माने वेद पठित वाक्य। तो वेदों में जो वाक्य कहे गए हैं उसमें जो क्रम बताया गया है, उन वाक्यों का जो क्रम है उस क्रम को हम पाठ के द्वारा ही जानेंगे। पाठ भी दो प्रकार का हमने वहाँ पर आगे जाना था, एक मंत्र पाठ और एक ब्राह्मण पाठ। ठीक है, तो मंत्र पाठ भी वहाँ पर ब्राह्मण पाठ से ज़्यादा बलवान था। तो वही पाठ्यक्रम के बाद ही हम ये जानेंगे कि वेद के वाक्यों का क्रम क्या है। वेद के वाक्यों का क्रम ही हमें ये बताएगा कि प्रधान वाक्यों का क्रम क्या है। तो प्रधान वाक्यों के क्रम को जानने के बाद ये मुख्य क्रम आएगा, ये फिर हमें बताएगा पाठ्यक्रम में ऐसा लिखा है और पाठ्यक्रम के अनुसार जो है ये क्रम है इन प्रधान क्रियाओं का। तो पाठ्यक्रम जो है उसके बलवान होने का कारण ही ये है कि वह वेद के वाक्यों को लेकर चलता है, स्वाध्याय को लेकर चलता है, और पाठ्यक्रम मात्र सापेक्षतया उसका काम सिर्फ यही है कि वो प्रधान क्रियाओं के क्रम के बारे में ही बताए, वेद वाक्यों के क्रम के अनुसार, इसलिए वो ज़्यादा सापेक्ष है। ठीक है, और क्योंकि मुख्य क्रम ऐसा नहीं कर पाता तो उन्नत तथा इति बलवान, मुख्य क्रम जो है वो पाठ्यक्रम की तरह इतना बलवान नहीं है। ठीक है, मुख्य क्रम के द्वारा क्रम निर्णय शीघ्र से नहीं होता, विलंब से होता है, और पाठ्यक्रम से क्रम का निर्णय अविलंब होता है, शीघ्र हो जाता है। इसीलिए पाठ्यक्रम मुख्य क्रम की अपेक्षा बलवान माना जाता है। सच आयम मुख्य क्रम है प्रवृत्ति क्रमात् बलवान, क्योंकि मुख्य क्रम अगर बलवान है तो किससे बलवान है? प्रवृत्ति क्रम से बलवान है, क्योंकि प्रवृत्ति क्रम 6ठे नंबर में आता है। मुख्य क्रम के बाद प्रवृत्ति क्रम आता है, तो बाद वाला जो है वो ज़्यादा निर्बल होगा अपने पहले वाले की अपेक्षा, इसलिए प्रवृत्ति क्रम से यह मुख्य क्रम ज़्यादा बलवान है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति क्रमे ही बहुनाम अंगानाम प्रधान विप्रकर्षात्, क्योंकि प्रवृत्ति क्रम स्थल में बहुत से अंग जो हैं वो अपने प्रधान से दूर हो जाते हैं। ठीक है,
प्रवृत्ति क्रम के अनुसार यदि हम चलेंगे तो बहुत सारे अंग जो हैं वो अपनी प्रधान क्रिया से दूर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य क्रम से यदि हम देखेंगे तो हमें उनका सन्निकर्ष दिखता है, हमें उनमें समीपता दिखती है। मुख्य क्रम स्थल में प्रधान क्रिया में और प्रधान क्रिया के अंग क्रिया में हमें समीपता दिखती है, समान व्यवधान दिखता है। इसलिए मुख्य क्रम जो है वो प्रवृत्ति क्रम की अपेक्षा ज़्यादा बलवान है, ठीक है।